हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आज हमारे नए स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपको न्यूज 18 राजस्थान की हर खबर फुल एचडी के साथ नए अंदाज में देखने को मिलेगी। खबर के विश्लेषण के साथ खबरों को विस्तार से बताने के लिए और हर खबर की नब्ज तक जाने के लिए हमने एक नई शुरुआत की है और आज उसी की शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल शो न्यूज 18 प्राइम से। तो सबसे पहले बात होगी हांगकांग की। बाढ़ के दिल दहला देने वाली तस्वीरों को, इसके साथ ही विनाशकारी भूकंप के कारण मोरक्को में हर तरफ दिखाई दे रही तबाही के मंजर को भी दिखाएंगे। वही G20 सम्मेलन के सुपर हिट होने के बाद कैसे बॉलीवुड हो गया है पीएम मोदी का मुरीद, वो भी आपको बताएंगे। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को 22 साल हो गए। आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में उस खौफनाक हमले की तस्वीर घूम जाती है। देखिए पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका पर आज ही के दिन 22 साल पहले हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज ही के दिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमानों को हाईजैक कर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के 4 पैसेंजर विमानों को हाईजैक कर लिया था। आतंकियों ने विमानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद 8 से 9 बजे के बीच उनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की ऊपरी मंजिल पर क्रैश कर दिया। 2 घंटे के भीतर दोनों 110 मंजिल टावरों को ढहा दिया गया। ट्रेड सेंटर के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पेंटागन पर विमान क्रैश करवाया गया। चौथे विमान के जरिए किया गया हमला नाकामयाब रहा क्योंकि वो विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर क्रैश हो गया। आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने इस हमले को फंड किया था। उसने ही इस पूरे हमले के लिए प्लान तैयार किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमले के बाद लगी आग 19 दिनों तक जलती रही थी। 11 सितंबर को हुए हमले की आग 19 सितंबर 2001 को जाकर बुझी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। हमले में मारे गए करीब 1000 मानव अवशेषों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। इन आतंकी हमले में 93 देशों के लोगों की जान गई थी। 22 साल बाद आज भी कोई इस खौफनाक हमले को नहीं भूल पाया है। 9/11 आतंकी हमला हुआ भले ही अमेरिका में था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इस आतंकी हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लगभग 9 महीने का समय यहाँ से सिर्फ मलबा हटाने में लगा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फिर से खड़ा करने का काम साल 2006 से शुरू हुआ और साल 2014 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। बारामूला में सड़क के किनारे आतंकियों ने बहुत ही शक्तिशाली आईईडी लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे वक्त रहते नाकाम कर दिया है। देखिए ये धमाका कितना खौफनाक है, एक बार फिर देखिए। कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी और जहां ये धमाका हुआ वहां आसमान में काफी ऊपर तक धुएं का गुब्बार उठने लगा। दरअसल यहां सेना ने उस आईईडी को नष्ट किया है जो आतंकियों ने हाईवे के किनारे लगाया था। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आईईडी को बरामद किया। उसके बाद फौरन श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। सोमवार को सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजीवेरा पट्टन में सुरक्षा बलों को संदिग्ध आईईडी होने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बीडीएस मौके पर पहुंचे। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने हाईवे पर ट्रैफिक रोका।
इसके बाद संदिग्ध आईईडी की जांच की। जांच के बाद उसे निष्क्रिय करने का फैसला किया। इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ पे आईडी रखी गई थी और आप देख सकते हैं ये आईडी यहाँ पर ही रखी गई थी। जिस स्पॉट पे इसको ब्लास्ट किया गया अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी है, सीआरपीएफ है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने हर चीज़ अपने साथ में ले ली है। और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ब्लास्ट किया गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे, एक मिनट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर्स हैं। यहाँ पे पता चल पाता है कि कहाँ पे आईडी है, कितनी दूर है, दूर से सायरन मिलती है इससे। और ये आप देख सकते हैं ये वो सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है इंडियन आर्मी का, उन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। ये आईडी यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसी बॉक्स में रखी गई थी, बड़े बॉक्स में रखी गई थी और अब इसको कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया। और ये अब यहाँ से आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वापस जा रही है। एक बड़े हादसे को टाला गया है नेशनल हाईवे पे एक बड़े हाईवे पे जो है बड़े हादसे को टाला गया। ये बीडीएस है यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम्स हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हो या आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो। जो ही इनको पता चला कि यहाँ पे आईडी है, रोड ओपनिंग पार्टी ने आईडी डिटेक्ट की थी, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे पहुंची और इसको आप कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नाकारा कर दिया गया। आप हमें बताइए कि कितना टाइम लगा इस आईडी को ब्लास्ट करने में टोटल? लगभग आधा घंटा लगा इसको। तो ये मेटल डिटेक्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, मेटल डिटेक्टर्स के जरिए। और उसके बाद जांच के लिए जाएंगे ये सैंपल जो लिए गए, पता चल जाएगा इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव है, कितने मकदार में है। तो अब पता चल पाएगा कि कितने मकदार में जो है ये एक्सप्लोसिव थे। अब रेस्टोर कर दिया गया है हाईवे को। देखिए आईडी को धमाके के साथ नष्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो G20 में पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा और अब बॉलीवुड के बड़े सितारे भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में बजा मोदी का ढंका। नेता से लेकर एक्टर तक मोदी के मुरीद। G20 ने बढ़ाई ब्रांड मोदी की वैल्यू। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। मोदी ने विश्व भर के नेताओं का ही नहीं, अभिनेताओं का भी दिल जीत लिया है। किंग खान से लेकर अक्षय कुमार ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। शाहरुख खान ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई, यही सम्मेलन हर भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति है। सफलता और विभिन्न देशों के बीच एकता बनाने के लिए बधाई। शाहरुख खान ने कहा, सर आपके नेतृत्व में हम अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वहीं अक्षय कुमार ने G20 के आयोजन को लेकर जमकर तारीफ की और ट्वीट कर लिखा कि एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। इस ऐतिहासिक G20 बैठक को चिन्हित करने का एक शानदार तरीका। इसके साथ ही अक्षय कुमार खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुपम खेर ने भी G20 के भव्य आयोजन को भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा होने वाला पल बताया। G20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी के समर्थक जहां मोदी मोदी कर रहे, वहीं विरोधी भी पीएम मोदी की तारीफ के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी की दूर विरोधी पार्टी कांग्रेस के मुंह से भी पीएम मोदी के लिए तारीफ के बोल फूट पड़े। One of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event, 200 meetings in 58 cities, a huge amount of action and the conversion of the G20 into a sort of people's G20 with public events, the Hornbill Festival, the University Connect program, the civil society and think tank meetings, all of these things were unprecedented. No other country has done anything like that. पीएम मोदी ने जिस अंदाज और जिस प्लानिंग के साथ G20 के महाआयोजन को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाया है,
उसके बाद चारों दिशाओं में उनकी तारीफें गूंज उठी हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ ही पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक और बड़ा संदेश दे दिया है कि वो विश्व नेता यूं ही नहीं कहे जाते। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी यूं ही नहीं है। यही काबिलियत है पीएम मोदी की, जिसके भरोसे वो सबको साथ लेकर चलते हैं और G20 जैसे आयोजन में उन्होंने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को साथ लाकर ये साबित भी कर दिया है। तो अपने बेटे को पिता का हक दिलाने बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर के केस में बड़ा मोड़ आ गया है। सोनिया के वकील एपी सिंह का दावा है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस मामले में एक पत्र पीएम मोदी को भेजा है ताकि सोनिया को इंसाफ मिल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर को न्याय की उम्मीद जगी है। सोनिया अपने बेटे को पिता का हक दिलाने के लिए ठोकरें खा रही है। सोनिया के पति सौरभ कांत उन्हें पत्नी मानने से इंकार कर रहे हैं। सोनिया ने बांग्लादेश हाई कमीशन को खत लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। अब सोनिया के वकील एपी सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो सोनिया के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आई प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेशी उच्चायोग के माध्यम से सोनिया अख्तर का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए शेख हसीना ने पीएम मोदी को पत्र सौंपा है। एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन G20 समिट के दौरान अर्जेंट बेसिस पर सोनिया अख्तर, वाइफ ऑफ सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी, जो कि बांग्लादेश में निकाह हुआ था, बांग्लादेशी नागरिक हैं, भारत में अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे अन्नू को लेकर आई हैं। इस संबंध में बांग्लादेश से आई हुई हमारी अतिथि माननीय शेख हसीना जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की, उनके लिए बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई, जिसको बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशन के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है सोनिया की तरफ से कि सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी के खिलाफ स्टर्न लीगल एक्शन लिया जाए। पत्र में लिखा है कि सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत तिवारी को पाने के लिए 16 महीने के बेटे के साथ भटक रही है, लेकिन सौरभ कांत इन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। इसलिए ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सोनिया अख्तर के मुताबिक सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में साल 2021 में उनसे शादी की थी। इतना ही नहीं, ये तक कहा कि सौरभ कांत ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। सौरभ कांत ने पहले धर्म परिवर्तन किया और फिर निकाह किया। दोनों का 16 महीने का बच्चा भी है। सोनिया का कहना है कि दिसंबर 2022 में सौरभ कांत भारत आए और उसके बाद से सोनिया को पत्नी मानने से इंकार कर रहे हैं। वहीं सौरभ का कहना है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था, लेकिन सोनिया के पास पेपर्स और तमाम सबूत मौजूद हैं। अब सोनिया बांग्लादेश से भारत आई है और सौरभ कांत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। अब मामले में बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। उनके वकील एपी सिंह के मुताबिक बांग्लादेश की पीएम ने यह मामला पीएम मोदी के सामने रखा है, जिसके बाद उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान बीजेपी में टिकटों की पहली सूची इस सप्ताह जारी नहीं होगी। 13 सितंबर को प्रस्तावित है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान पर नहीं होगी चर्चा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के टिकटों पर मंथन नहीं होगा। पिछली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी राजस्थान पर चर्चा नहीं हुई थी। तो देखिए, राजस्थान बीजेपी नेताओं को पहली सूची के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली सूची का ऐलान भाजपा कर चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखबीर, देखिए, अभी 13 सितंबर को प्रस्तावित है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और थोड़ा और इंतजार करना होगा जब टिकटों की सूची जारी होगी। क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल आयुषी, जो नेता राजस्थान में टिकटॉक के लिए अपनी आकांक्षाएं प्रकट कर रहे हैं और जो नेता लगातार दावेदारियां जता रहे हैं, उनको फिलहाल उनके जो अरमान है उन पर
आंशिक तौर पर पानी फिर गया है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि 13 सितंबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उस पर राजस्थान की टिकटों को लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन अब जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि 13 सितंबर को जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें राजस्थान पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी और राजस्थान की टिकटों पर किसी प्रकार का मंथन इस चुनाव समिति की बैठक में नहीं होगा। पिछली बार जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उसमें भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही टिकटों को लेकर मंथन किया गया था और उसके बाद एक सूची आ भी गई थी। मतलब कि पहली सूची मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर जारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, लेकिन राजस्थान को लेकर अब और इंतजार जो है वो करना होगा वहां के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली सूची का ऐलान बिल्कुल लखबीर, देखिए अब और भी ज्यादा इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा चर्चा विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसके बाद से ही टिकटों का ऐलान किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।